अध्याय 15 क्लाउड पवेलियन। क्लाउड पवेलियन ये श्वेत पत्थर दाओ की एक रहस्यमय शक्ति है। दूसरा पक्ष कभी भी मार्शल वर्ल्ड के संघर्षों में शामिल नहीं होता, वे केवल व्यापार करते हैं। देखने में तो क्लाउड पवेलियन बहुत शक्तिशाली नहीं लगता, लेकिन गू किंग फेंग की नज़र में क्लाउड पवेलियन की शक्ति को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अन्यथा वे श्वेत पत्थर के सिद्धांत पर दृढ़ रहने की योग्यता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि गू किंग फेंग ने समझा, क्लाउड पवेलियन की नींव केवल व्हाइट स्टोन दाओ में ही नहीं थी, बल्कि उनकी उपस्थिति ताइक्सवान राजवंश के अन्य हिस्सों में भी पाई जा सकती थी। तथापि इन मामलों से गू किंग फेंग को वास्तव में कोई लेना देना नहीं था। कम से कम अभी के लिए तो यही स्थिति है। उन दोनों का आपस में कोई खास संबंध नहीं था। मध्यम स्तर की मार्शल आर्ट सामने आ चुकी हैं और अनुमान है कि सभी प्रमुख ताकतें इन्हें हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगी। इसलिए हमें और अधिक सिल्वर टेल्स तैयार करने चाहिए ताकि हम इन मार्शल आर्ट को सुरक्षित कर सकें। गू किंग फेंग ने कुछ देर सोचा और फिर फैसला कर लिया। आदेश प्राप्त होने पर मेंग पेंग ने तुरंत झुककर प्रणाम किया और वहां से चले गए। 0। क्लाउड पवेलियन व्हाइट स्टोन सिटी में स्थित था और व्हाइट स्टोन दाव मार्शल वर्ल्ड में व्हाइट स्टोन सिटी के आसपास केंद्रित 500 ली के दायरे में आने वाले क्षेत्र को संदर्भित करता है। तथापि व्हाइट स्टोन सिटी में पैर जमाना आसान नहीं था। गू परिवार की तरह गू किंग फेंग द्वारा दिखाई गई पर्याप्त शक्ति के कारण ही वे व्हाइट स्टोन सिटी में एक नींव स्थापित करने में सक्षम हुए। और क्लाउड पवेलियन ये व्हाइट स्टोन सिटी के सबसे व्यस्त इलाके में स्थित था और इसकी सजावट भी भव्य और शानदार थी। जब गू किंग फेंग, गू योंग, मेंग पेंग और अन्य लोगों के साथ पहुंचे तो क्लाउड पवेलियन के सेवकों ने जल्दी से झुककर उनका अभिवादन किया। गू परिवार के मुखिया आ गए हैं। मैंने क्लाउड पवेलियन की नीलामी के बारे में सुना था, इसलिए मैं देखने आया हूँ। गू किंग फेंग ने ना तो उदास न ही खुश भाव से हल्के से सिर हिलाया। ये सुनकर नौकर और भी अधिक आदरपूर्वक बोला, गू परिवार के स्वामी का आना क्लाउड पवेलियन के ये सम्मान की बात है। कृपया मेरे साथ अंदर आइए और बैठिए। धन्यवाद। गू किंग फेंग ने हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरी और फिर नौकर के पीछे पीछे क्लाउड पवेलियन में चली गई। क्लाउड पवेलियन के प्रवेश द्वार पर कतार में खड़े अन्य लोग ईर्ष्या और विस्मय भरी नज़रों से अंदर ले जाए जा रहे समूह की ओर देख रहे थे। तथापि कुछ लोग असंतुष्ट भी नजर आ रहे थे। उन्हें कतार में क्यों नहीं लगना पड़ता? क्या क्लाउड पवेलियन के नियमों को इतनी आसानी से तोड़ा जा सकता है? इन लोगों की टिप्पणियां सुनकर बाकी लोग उन्हें मूर्ख समझकर देखने लगे और क्लाउड पवेलियन के एक और सेवक ने शांत और दृढ़ता से बात की। अभी अभी प्रवेश करने वाले गू परिवार के मुखिया हैं, जिनकी साधना रक्त शोधन की पूर्णता तक पहुंच गई है। यदि आप भी रक्त शोधन स्तर के मार्शल आर्टिस्ट हैं तो आप भी जल्दी प्रवेश कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ जो लोग पहले असंतुष्ट थे, अब वे पूरी तरह शांत हो गए थे। रक्त शोधन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट ये श्वेत पत्थर दाव के शीर्ष गुरुओं में से एक हैं। क्योंकि गू परिवार कुछ ही साल पहले व्हाइट स्टोन दाव में आया था और गू किंग फेंग हमेशा से ही शांत स्वभाव का रहा है, इसलिए गू परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में हर किसी को पता नहीं था। बिल्कुल एक अज्ञात रक्त शोधन क्षमता वाले मार्शल आर्टिस्ट का उदय और उसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से कई लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी। अब भी काफ़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो गू परिवार के अस्तित्व से अवगत थे। दूसरी ओर क्लाउड पवेलियन के बाहर एक सराय में कुछ लोग क्लाउड पवेलियन के प्रवेश द्वार पर हो रही गतिविधियों को देख रहे थे। ये ज़रूर गू परिवार के मुखिया होंगे। उनकी ऊर्जा तो भरपूर है ही और वे काफ़ी युवा भी लगते हैं। उनमें से एक व्यक्ति धीरे से बोला, उसकी निगाहों में गंभीरता झलक रही थी। अपने चरम आयु में रक्त शोधन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट को कम नहीं आंका जा सकता। एक और व्यक्ति ने भी सहमति में सिर हिलाया। कहा जाता है कि गू परिवार के मुखिया की उम्र अभी 40 भी नहीं हुई है और वे रक्त शोधन के शिखर पर पहुंच गए हैं। उनकी प्रतिभा को देखते हुए वे भविष्य में और भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा उसके साथ मौजूद युवक के बारे में अफवाह है कि वो गू परिवार का सीधा उत्तराधिकारी है, जिसने कम उम्र में ही त्वचा शोधन के मध्य स्तर में कदम रख दिया है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं उससे लगता है कि गू परिवार का ये सीधा वारिस भी साधारण नहीं है। बाहरी दुनिया में लोग उसे त्वचा शोधन के मध्य स्तर पर मानते हैं, लेकिन उसकी ऊर्जा और व्यवहार को देखकर लगता है कि वो पहले ही अंतिम चरण में पहुंच गया है। ये सुनकर बाकी लोग मन ही मन थोड़े हैरान थे। इस उम्र में त्वचा को निखारने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच जाती है। यहाँ तक कि उनके हेवनली क्लाउड सेक्ट के पास भी ऐसा कोई दानव नहीं था।
इस समय सभी की निगाहें मुख्य आसन पर बैठे व्यक्ति की ओर मुड़ गईं, जो कि स्वर्गीय बादल संप्रदाय के प्रमुख युनत्यांग शिंग के अलावा कोई नहीं थे। ये देखकर कि सभी लोग उसे ही देख रहे हैं, युनत्यांग शिंग ने उदासीनता से कहा, इस नियामी के समाप्त होने के बाद हम गू परिवार को भर्ती करने की कोशिश करेंगे। अगर गू परिवार सहमत ना हुआ तो? अगर वे सहमत नहीं होते हैं, युनत्यांग शिंग ने हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरी। उनके परिष्कृत और सौम्य व्यवहार में एक अलग ही तरह की बर्फीली ठंडक आ गई। अगर वे सहमत नहीं हैं तो उन्हें व्हाइट स्टोन दाव में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो गू परिवार के स्वामी, कृपया थोड़ी देर और इंतजार करें, लगभग आधा घंटा। नीलामी आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगी, परिचारिका ने आदरपूर्वक कहा और फिर मुड़कर आगे निर्देश दिए। कुछ ही देर में दरबारी पोशाक पहने 3 दासियां बाहर से आईं और उनके दोनों ओर सेवा करने लगी। गू किंगफेंग ने तीनों नौकरानियों पर एक नज़र डाली, फिर निजी कमरे की खिड़की की ओर मुड़ गईं, जहां से नीचे नीलामी मंच का एकदम सही दृश्य दिखाई दे रहा था। इसके अलावा निजी कमरे में खिड़कियों की स्थिति काफ़ी चतुराई से निर्धारित की गई थी। यहाँ से नीचे नीलामी मंच तो देखा जा सकता था, लेकिन अन्य निजी कमरों के दृश्य नहीं दिखाई देते थे। श्री गू, ये इस नीलामी में शामिल वस्तुओं की सूची है, कृपया इसे देखें। इसी क्षण एक आकर्षक दासी उनके पास आई, जिसके हाथ में सोने की नक्काशी की गई कवर वाली एक पुस्तिका थी। उसकी आवाज़ मधुर और कोमल थी। गू किंगफेंग ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? श्री गू को रिपोर्ट करते हुए, मेरा नाम कियूशु है। उस महिला की मुस्कुराहट और भी मोहक हो गई, और जैसे ही उसने सोने की नक्काशी वाली पुस्तिका गू किंगफेंग को सौंपी, उसकी पतली उंगलियां धीरे से उसकी हथेली को छू गईं। गू किंगफेंग ने हल्के से सिर हिलाया। कियूशु, ये तो अच्छा नाम है। तुम क्लाउड पवेलियन में कितने समय से काम कर रही हो? मैं लगभग 1 साल से क्लाउड पवेलियन में हूँ। गू किंगफेंग ने हल्की सी गुनगुनाहट की और बातचीत जारी नहीं की। ये देखकर कियूशु ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो गू किंगफेंग के बगल में खड़ी होकर उनके लिए चाय और पानी डालने लगी। इस बीच बाकी दोनों नौकरानियां गू यांग और मेंगपेंग के दोनों और उनकी सेवा कर रही थीं। पहला लड़का तो बस एक बालक था, जो नौकरानी की उत्साहपूर्वक सेवा देखकर शर्मा रहा था। वहीं दूसरा मार्शल आर्ट का अनुभवी खिलाड़ी संयमित रहा, क्योंकि वो जानता था कि गू किंगफेंग के वहां बैठे होने पर उसके लिए धृष्टता दिखाना उचित नहीं था। इस समय गू किंगफेंग ने पुस्तिका के पन्ने पलटे, तभी उसकी नज़र नीलामी की वस्तुओं की सूची पर पड़ी। आखिरी पन्ने पर उसने एक मध्यम स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक को नीलामी के लिए सूचीबद्ध देखा। अग्निमय सूर्य दिव्य हथेली, मध्यम स्तर की मार्शल आर्ट। अतीत में मास्टर लिये यांग द्वारा निर्मित ये एक उत्कृष्ट मार्शल आर्ट तकनीक है, जो साधना और चालों को एकीकृत करती है। यदि कोई इसके शिखर तक पहुंच जाए तो वो रक्त शोधन पूर्णता के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। उग्र सूर्य दिव्य हथेली। गू किंगफेंग की आंखें चमक उठीं। विश्व में मार्शल आर्ट की 3 श्रेणियां हैं। पहली मुख्य रूप से साधना के लिए है, दूसरी तकनीकों के लिए है, और तीसरी दोनों का संयोजन है। उदाहरण के लिए माउंटेन शैटरिंग फिस्ट तीसरी श्रेणी में आती है, जिसमें शरीर को मजबूत करने की तकनीक और विधियां दोनों शामिल हैं, जो मार्शल आर्टिस्टों को अपनी कुल शक्ति बढ़ाने में मदद करती हैं। दूसरी ओर आयरन बॉडी स्किल्स पहली श्रेणी की ओर अधिक झुकी हुई हैं। उसके सामने मौजूद अग्निमय सूर्य दिव्य हथेली पर्वत चकनाचूर करने वाली मुट्ठी की तरह तीसरी श्रेणी में आती है। पहले दोनों तरीकों में से प्रत्येक की अपनी अपनी कमियां हैं। पहला तरीका तकनीकों का समर्थन करता है, लेकिन सफल साधना के बावजूद दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते। बाद वाला दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त साधन तो रखता है, लेकिन संभवतः उसकी प्रशिक्षण प्रक्रिया अपर्याप्त हो सकती है। इसीलिए मार्शल आर्ट की तीनों श्रेणियों में से केवल तीसरी श्रेणी ही सबसे मूल्यवान है। खेती और तकनीकों का संयोजन, जो एक दूसरे के पूरक हैं। एक ही तकनीक को हासिल करने से एक संपूर्ण विरासत का निर्माण हो सकता है।